आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम 11वें चैप्टर में अगले टॉपिक की बात करते हैं और वो है मानव नेत्र। हालांकि कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है तो हमें पढ़ना ही होगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको ये तो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन इस मानव नेत्र वाले टॉपिक में जो बात एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सिर्फ वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और जो नहीं पूछी जाती मैंने इसके अंतर्गत मानव नेत्र की संरचना आती है कि कॉर्निया होता है वगैरह वगैरह, कई चीज़ें, इसमें पानी भरा रहता है, उसका कितना पर्तनांक होता है, ये सब कई पॉइंट हैं इसकी। मतलब आँख की जो आँख हमारी मानव की जो आँख है उसके कितने भाग हैं, उन भागों के बारे में, सबके बारे में बताया गया है इस टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने वही बात लिखी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखो आप, मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। आगे देखो, मानव नेत्र के आगे का भाग अधिक तीव्र वक्राकार होता है, जो एक पारदर्शक परत से ढका रहता है। इस परत को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया। इसको कॉर्निया कहते हैं। क्लियर? एक जनरल सी बात थी, इसके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, ये आपको याद रखना है। आँख में अपर्तनांक इतना का द्रव भरा रहता है। कितना पर्तनांक का? म्यू बराबर 1.336। मतलब जो आंसू होते हैं ना, आंसू, आँख से जो आंसू आते हैं वो इतने अपर्तनांक के होते हैं। आगे देखो, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मान लो कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पर बन रहा है तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन कई व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता, उनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे या पीछे बढ़ता है तो उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस पोजीशन में उन्हें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, आगे देखो, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आँख से वस्तु की एक न्यूनतम दूरी होती है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या करना अपने को कि कोई वस्तु है, अगर हम उसे साफ साफ देखना चाहें तो एक स्वस्थ आँख के लिए एक निश्चित दूरी होती है। उस दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हो तो हमें साफ साफ दिखाई देती है। उस दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए कैपिटल डी का मान 25 सेमी होता है। एक बात ये कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए इस कैपिटल डी का मान कितना होता है? 25 सेमी होता है। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है, एग्जाम में भी पूछी गई है और आगे भी बार बार काम आती है। आगे देखो, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए डी का मान 7 से 8 सेमी हो सकता है। अगर कोई बच्चा 10 साल से छोटा है, ये तो वयस्क मनुष्य के लिए 25 सेमी है, और 10 साल से छोटे बच्चे के लिए 7 से 8 सेमी है। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो वो कॉपी के बिल्कुल पास में अपना मुंह करके पढ़ता है कॉमनली, ताकि उसकी आँख और उसके बीच में दूरी 7 से 8 सेमी हो, तब उसको स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य, वयस्क मनुष्य जो है, वो इतनी सेमी की दूरी रखता है किताब और अपनी आँख के बीच में। वृद्धावस्था में मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने पर कैपिटल डी का मान 1 से 2 मीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसकी मांसपेशियां आँख की कमज़ोर हो जाती है, उस समय इस कैपिटल डी का मान 1 से 2 मीटर हो जाता है। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये पेन है ना, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं मेरी आँखों को इस पेन के पास लाऊं, सपोज दैट ये इस पेन को मेरी आँख के पास लेके जाऊं, तो भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर इसका सिस्टम क्या है वो देखो। इसका सिस्टम क्या है कि जब वस्तु आँख के नज़दीक या दूर आती है तो हमारे जो मानव नेत्र होता है या आँख में जो हमारे लेंस जो होता है, वो जो आँख का जो लेंस होता है उसकी विशेषता है कि वो सिकुड़ता है या फिर फैल जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा हो जाती है। ये इसकी खासियत है। तो जब वस्तु मनुष्य की आँख के नज़दीक होती है
उस पोजीशन में जो हम आँख का जो लेंस है या मानव का जो लेंस है, नेत्र में जो लेंस है वो सिकुड़ जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और ये अपने आप इस हिसाब से सेट हो जाता है कि वो वस्तु जो है वो उसकी फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु दूर होती है तो लेंस फैल जाता है और लेंस के फैल जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है ताकि वो दूर की वस्तु भी उसको साफ दिखाई देने लग जाए। तो ज़िंदगी भर मनुष्य के साथ ऐसा होता रहता है, उसका जो नेत्र है उसका नेत्र जो है वो कभी कम फोकस दूरी तो कभी अधिक फोकस दूरी का होता रहता है। इसको कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं इसको? नेत्र की समंजन क्षमता। तो लिखा है ये बात, बिंब की उपस्थिति के आधार पर मानव लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है, इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? लेकिन जब ऐसा जिंदगी भर ऐसा होता रहता है तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाती है और जब ये कमज़ोर पड़ने लग जाती है तो उसकी जो फोकस दूरी है या उसका जो लेंस जो है वो आसानी से सिकुड़ता फैलता नहीं है और उसे देखने में दिक्कत आने लग जाती है, जिससे नेत्र में कुछ दोष पैदा हो जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, हम नेत्र के कुछ सामान्य दोष निम्न हैं। देखो, पहला है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापे में मनुष्य के अंदर दृष्टि में जो दोष पैदा हो जाता है वो कहलाता है जरा दृष्टि दोष। देखो आप, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे कैपिटल डी का मान 200 सेमी तक हो जाता है। देखो, वैसे कैपिटल डी का मान 25 सेमी होता था, लेकिन बुढ़ापे में लचीलापन कम हो जाने से कैपिटल डी का मान 200 सेमी तक हो जाता है। इसलिए 25 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को वह नहीं पढ़ पाता। तो 25 सेमी पर जो पुस्तक होती है वो नहीं पढ़ पाता। तो फिर क्या करता है वो? तो ऐसे लेंस का चश्मा पहनता है जो 25 सेमी दूर पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब 200 सेमी पर बना दे, ताकि उस मनुष्य को आसानी से दिखाई दे जाए। देखो आगे, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं और इस दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस उपयोग में लेते हैं। आप इतना याद रखें कि किताब पढ़ने के लिए जो लेंस काम में आता है वो होता है अभिसारी या उत्तल लेंस। क्लियर? और दूर देखने के लिए जो लेंस काम आता है वो अपसारी या अवतल लेंस। तो जो किताब पढ़ने में जो लेंस काम आता है उसको कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस। और दूर देखने के लिए कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। क्लियर? अगला देखो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कोमली बच्चों से दिक्कत हो जाती है कि वो ऐसा समझते हैं कि मनुष्य को निकट का दिखाई नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझो, आप ऐसे याद रखो, निकट दृष्टि, निकट का तो दिखता है फिर भी दोष है, तो दूर का नहीं दिखता। ऐसे समझो इसको आप। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि ऐसा मनुष्य जिसको निकट का तो दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखो आप, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट स्थित वस्तुओं को देख पाता है, क्लियर, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता, क्योंकि इस दोष युक्त नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पहले ही बन जाता है। ये बात और आपको याद रखनी है। जैसे आगे आएगा दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसमें क्या है कि निकट वाले में तो वो जो कॉर्निया है उसके पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है और दूर वाले में बाद में बनता है। और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको बताया था कि निकट का नहीं दिख रहा, दूर निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस उपयोग में लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है मनुष्य की नेत्र में उपस्थित ऐसा दोष जिसकी वजह से उसे निकट का तो दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे चलिए, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। इसको दीर्घ को दूर दृष्टि दोष भी लिखते हैं। क्लियर? इसमें दूर का तो दिखाई देता है फिर भी दोष है, इसका मतलब पास का दिखाई नहीं देता। और पास का दिखाई नहीं देता तो कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल या अभिसारी लेंस। उत्तल या अभिसारी लेंस जो है वो किताब पढ़ने के काम आता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर तो देख पाता है लेकिन पास स्थित वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता।
जिससे व्यक्ति को किताब पढ़ने में समस्या होती है। इस दोषयुक्त आँख में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब होता है कि इससे व्यक्ति जो है वो सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं देख पाता। मतलब सामने तो उसको साफ दिख रहा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा देखेगा तो उसको धुंधला दिखेगा। ऐसे दोष के लिए क्या होता है? अबिंदुकता। इस दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो देखो आप, इस दोष में नेत्र लेंस की वक्रता भिन्न भिन्न तलों के लिए भिन्न भिन्न होती है, जिससे व्यक्ति सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। यह दोष निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के साथ दोष के साथ साथ हो सकता है। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी के निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस काम लेंगे, और अबिंदुकता भी है तो अवतल लेंस भी कैसा? बेलनाकार अवतल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है? तो ये 4 प्रकार के मनुष्य की आंख में दोष होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा, शायद 1-2 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। क्लियर? इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो देखो आप, आभासी आकार। आभासी आकार का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा मनुष्य की आंख पर बना कोण दृष्टिकोण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? देखो आप, जैसे मान लो ये ढक्कन यहाँ रखा हुआ है ना, तो इसके इस कोने से प्रकाश की किरण आ रही है, मेरी आंख में एंटर कर रही है। इस कोने से भी प्रकाश की किरण आ रही है, मेरी आंख में एंटर कर रही है। तो इन दोनों कोनों की वजह से यहाँ से दो रे चली, मान लो ऐसे चल रही, सपोज दैट चल रही, और यहाँ मनुष्य की आंख है, सपोज दैट। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे कहते हैं दृष्टिकोण। क्या कहते हैं इसको? दृष्टिकोण। तो देखो, किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा मनुष्य की आंख पर बना कोण क्या कहलाता है? दृष्टिकोण कहलाता है। क्लियर? अब प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से दृष्टिकोण में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो तो ढक्कन बड़ा सारा था इसलिए दिख गया आपको, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर किसी पेड़ का पत्ता रख दूँ और पत्ते को अगर मैं देखूँ तो मुझे पत्ता पत्ता दिखाई देगा, लेकिन पत्ते के अंदर जो सेल्स वगैरह है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उन पत्ते के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के लिए दृष्टिकोण की वैल्यू यहाँ बहुत कम बनती है और मुझे वो मिले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्रकाशिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए तो उस दृष्टिकोण की वैल्यू को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, उसमें यही काम होता है। उसके पत्ते के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो भी हमें वहाँ बड़ी बड़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिकोण को कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है, फिर हमारी आँख उसको आराम से देख लेती है। तो ये बात यहाँ लिखिए, प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से दृष्टिकोण में कृत्रिम रूप से वृद्धि की जा सकती है, जिससे वस्तु अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर? तो ये बात आभासी आकार की, हालांकि परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये एक जनरल बात है। अब बात आ रही कि एक तो मानव नेत्र में जो मैंने 5-7 पॉइंट लिखे थे वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो नेत्र से संबंधित जो सामान्य दोष है इसका सवाल एग्जाम में जरूर आता है। पूछ ले गए दोष किसे कहते हैं, या इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस हमें काम लेना चाहिए, ऐसी बातें एग्जाम में कॉमनली पूछी जाती रही हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अब बच गया सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये 3 टॉपिक इसमें और बच गए हैं जो काफ़ी कठिन भी हैं और महत्वपूर्ण भी। ये 3 टॉपिकों के पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्यों? उसके बाद फिर हमें छोटे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल और बोर्ड के पेपर ही पढ़ने, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आ रही बात समझ में आपके? तो आप इसको ध्यान से समझते रहें, उतारते रहें। जो जो प्रॉब्लम थी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के दें। जैसे कि कल कह रहे थे बच्चे की प्लेलिस्ट बनाओ, तो मैंने प्रत्येक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है और अपडेट कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में कई जगह डाल दिया है। आप वहां से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको उस ग्रुप पे दे सकूँ और आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। इसके अलावा
कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो पीडीएफ हमने डाली है वो पीडीएफ साफ़ नहीं आ रही, मतलब कुछ दबा हुआ हिस्सा है। जैसे इसका रीज़न ये है कि जैसे मान लो ये मेरे पास है तो यहाँ पर ये स्टेपलर हो रहा है ना, अब मैंने खींचा थोड़ा ढीला पड़ा है, अब ये इतना इसमें दबा हुआ है, तो ये देखो मानव नेत्र इसमें दबा हुआ है। तो ये कब साफ़ होगा? जब मैं ये पूरे स्टेपलर को हटाऊँ और एक एक पेज को अलग अलग करूँ और फिर इसको स्कैन करूँ, ठीक है, और फिर वो पीडीएफ बनाकर फिर मैं अपलोड करूँ, तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। तो आज मैं ऐसा कर देता हूँ, अब मेरे पास टाइम है थोड़ा, इसमें इसको स्टेपलर को हटाकर और इसके एक एक पेज की आराम से मैं स्कैनिंग करके डाल दूँगा और आपको ये समस्या भी सोल्व हो जाएगी। क्लियर? और कोई किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दें। एक बच्चा कह रहा है कि आप जो ये लेसन वगैरह डालते हो उसमें टॉपिक का नाम भी डालो, इससे चैनल को अच्छा ग्रोथ होगा। बिल्कुल मैं जल्दी इसको भी अपडेट कर दूंगा सभी को। सभी जो वीडियोज़ हैं उनमें जो उस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका नाम मैं उसके वीडियो के नाम में डाल दूंगा, ताकि ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? और भी कोई सजेशन आपके दिमाग में हो जिससे कि हमें फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, चैनल को भी ग्रोथ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।